हे वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन का जो लाइफ स्पैन है वो 1608 से 1674 तक था। मतलब 1608 में उनका वो बॉर्न हुए थे और 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। जो जॉन मिल्टन का जो लाइफ स्पैन था 1608 से 1674 तक, वो 4 एज से होके गुजरता था। जो 4 सब एज थी जो उनके, वो 4 एजेस थी। जब वो बॉर्न हुए थे 1608 में, तब वो जो एज थी वो जैकोबियन एज कहलाती है। जैकोबियन एज का टाइम स्पेन जो है वो 1603 से 1625 तक है। लाइव रहे कैरोलिन एज। कैरोलिन एज 1625 से 1649 तक होती है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ एज जो 1649 से 1660 तक होती है। और जो जॉन मिल्टन की डेथ है वो हुई थी 1674 में, जो कि हुई थी उनकी रेस्टोरेशन एज में, जिसका टाइम स्पेन है 1660 से 1700 तक। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी लाइफ के रिलेटेड। अब उनकी स्टार्ट करते हैं। चलिए उनकी पोइटिक वर्क्स। सबसे फर्स्ट पोएम उनकी 1629 में आई थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये उन्होंने 21 साल की उम्र में लिखी थी। ये सबसे पहले उनकी पोएम थी, जिसको नेटिविटी ओड भी कहते हैं। ये एक ओड है, रिटन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन 1645। लिखी 1629 में गई थी और पब्लिश 1645 में हुई थी। इन हिज पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, एक मिस्टर जॉन मिल्टन करके एक वॉल्यूम था इनका, जिसमें इनकी सारी पब्लिश हुई थी। उसी वॉल्यूम में ये 1645 में एक पोइम्स की वॉल्यूम था, उसमें पब्लिश हुई थी। द पोएम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। ये जो पोएम है ये जीसस क्राइस्ट के इनकारनेशन, अवतार लेने के बारे में, जीवन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 1630 में आई उनकी पोएम ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर ये एक एपिटैफ है जो 16 लाइन की है। एपिटैफ किसी के टूम पर, जो कब्र पर लिखी हुई लाइनें होती हैं, उनको एपिटैफ कहते हैं। ये मिल्टन ने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने एपिटैफ लिखा था। वैसे तो शेक्सपियर ने अपना एपिटैफ खुद ही लिख दिया था, उसी को ट्रिब्यूट देते हुए शेक्सपियर को जॉन मिल्टन ने ये लिखा था। ये ऑब्वियसली जब जॉन शेक्सपियर को ट्रिब्यूट था, उसी में ही जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये जो ऑन शेक्सपियर पोएम है ये लिखी हुई है आइम्बिक पेंटामीटर में, और विलियम शेक्सपियर को आइम्बिक पेंटामीटर का जन्मदाता कहा जाता है। उनसे अच्छा आइम्बिक पेंटामीटर कोई लिख नहीं सकता। और हीरोइक कपलेट में ये दो चीज़ें थी जो शेक्सपियर अपने पोएम्स में यूज़ करते थे। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ शेक्सपियर्स डेथ ही रोट एपिटैफ ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ के 14 ईयर्स बाद ये एपिटैफ उन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देते हुए लिखा था। नेक्स्ट है जो आई थी 1631 में, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ये भी एक सोनेट है। सोनेट 40 लाइन्स की एक पोएम होती है, कंप्लेनिंग अबाउट हिज इमेच्योरिटी। 1631 तक जॉन मिल्टन 23 ईयर्स के थे, और चूँकि 23 ईयर्स उनके लिए काफ़ी लगता था, वो बहुत एज्ड हो गए हैं, अभी बेस्ट वर्क नहीं लिखा अपना, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं लिखा अपना, कोई उनके वर्क्स में मैच्योरिटी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं लिख पाए थे, कर पाए थे। इसी चीज़ का एक उनके अंदर रिग्रेट था। टॉकिंग अबाउट हिज इमेच्योरिटी, अदर्स राइटर्स मैच्योरिटी, यानी तो कहते थे कि उनकी राइटिंग्स में कितनी मैच्योरिटी है, अभी मेरी राइटिंग्स में कितनी इमेच्योरिटी है। इसमें उन्होंने टाइम को बर्ड से कंपेयर किया है कि टाइम एक बर्ड की तरह उड़ता चला गया, कितनी जल्दी टाइम स्पेंड हो गया और वो कुछ भी खास नहीं कर पाए। हैविंग फेथ इन गॉड, ऑब्वियसली सोनेट है, 40 लाइन्स की है। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी कंप्लेन की है कि मैं कितना इमेच्योर हूँ, अभी तक अच्छा वर्क नहीं लिख पाया। एंड तक आते आते वो अपने आप को वो अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं और बहुत फेथ शो करते हैं गॉड में। अच्छे प्रोडक्टिव वर्क्स लिखूंगा, अच्छे वर्क्स लिखूंगा लाइक अदर ऑथर्स। हैविंग फेथ इन गॉड ही एश्योर दैट नाउ ही विल राइट सम गुड एंड प्रोडक्टिव वर्क्स। यही पोएम का एंड हो जाता है। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पोएम फिनिश होती है। 1632 में आई थी एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरेसो। इनकी 2 पोएम थी। इन्हें ट्विन पोएम्स भी कहते हैं, कंपेनियन पोएम्स भी कहते हैं। अक्सर इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी 2 पोएम हैं जिन्हें ट्विन पोएम्स या कंपेनियन पोएम्स कहते हैं। तो वो एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरेसो है, जो कि 1632 में आई थी। पहले हम बात करते हैं एल एलेग्रो की। ये एक पेस्टोरल पोएम है।
एल एलिग्रो का वर्डली जो मीनिंग है उसका मीनिंग है हैप्पी पर्सन, जॉयफुल पर्सन। ये एक इटालियन वर्ड है एल एलिग्रो। इसमें उन्होंने हैप्पी पर्सन है इसका टाइटल का मीनिंग, तो इन्होंने इसमें इन्वोक किया है, इन्वोक गॉड ऑफ मर्थ। गॉड ऑफ मर्थ कहते हैं, इसका मीनिंग होता है गॉड ऑफ जॉय, गॉड ऑफ हैप्पीनेस, उनको इसमें इन्वोक किया है। अब एक और इनकी जो ट्विन पोएम है इसके साथ, उसका नाम, वो भी 1632 में आई थी, इसका नाम है इल पेंसेरसो। ये भी एक पेस्टोरल पोएम है, और इल पेंसेरस भी एक इटालियन वर्ड है। इसका इंग्लिश मीनिंग है मेलनकली पर्सन, सैड पर्सन। पोएम ही इन्वोक्ड गॉडेस ऑफ मेलनकली और सैडनेस। इस पोएम में इन्होंने दुख की देवी को इन्वोक किया, याद किया। इसमें इनका जो मेलनकली और सैडनेस से जो मीनिंग है वो उस सेंस में नहीं है। इसमें इनका मतलब है कि ये इन्वोक करते हैं गॉडेस ऑफ मेलनकली को, कि वो उनमें करें सीरियसनेस लाएं, एक सैडनेस लाएं, जिससे वो अपने वर्क के प्रति, अपनी राइटिंग्स के प्रति इतने ज़्यादा डिवोटी बन सकें, वो उसमें एक सीरियसनेस उनमें आ सके। ये है उनका यहाँ पे सेंस। नेक्स्ट पोएम है उनकी, एक नेक्स्ट क्रिएशन है कोमस, जो कि 1634 में आई थी। कोमस एक मास्क है, मास्क भी एक जॉनर और लिटरेचर का टर्म है, ठीक है। ये जो कोमस है इसका फुल टाइटल या ओरिजिनल टाइटल जो है वो है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, क्योंकि ये मास्क जो कोमस है वो सबसे पहले लुडलो कैसल में ही परफॉर्म किया गया था। कोमस रोट इन ऑनर ऑफ ऑल बिकमिंग लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। जो अर्ल थे वेल्स के, जो अर्ल थे वो प्रेसिडेंट, जब वेल्स के प्रेसिडेंट बने थे, इस चीज़ को उन्हें ऑनर करते हुए ये मास्क लिखा गया था। रिटन इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी। चेस्टिटी क्या होता है? किसी भी लेडी की प्योरिटी। कोमस एक कैरेक्टर है इसमें जो एक लेडी की चेस्टिटी को मैलिस, भंग यानी गंदा करने ट्राई करता है, और कैसे वो अपनी सती, अपनी प्योरिटी को लड़की बचा के रखती है, यही इसमें इसकी स्टोरी है। इज अ सेरेमोनियल एंटरटेनमेंट इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का एक सेरेमोनियल एंटरटेनमेंट होता था। कोमस एक्चुअल में होता क्या था? कोमस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग, पोइट्री, डांसिंग, ड्रामा एंड वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सभी मर्ज होके जो भी एक प्ले, एक एंटरटेनमेंट को पोर्ट्रे जो करती थी, वो मास्क होता था। नेक्स्ट है लेसिडस, जो कि 1637 में आई थी। ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी आपको पता ही है, जिसमें बहुत सारे शेफर्ड्स, ग्रास के जो मैदान होते हैं उनकी ही बात होती है, उन्हीं की फर की तरह यूज़ किया जाता है। उनको ही जो जिसके ऊपर भी एलिजी लिखी जाती है, जिसको डेडिकेट की जाती है, उसी को मेटाफोरिकल पोर्ट्रे किया जाता है, यही पेस्टोरल एलिजी होती है। इनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, डेडिकेट टू एडवर्ड किंग, जो इन्हें कॉलेज में मिले थे, एडवर्ड किंग, ये उनको डेडिकेट की हुई थी, क्योंकि वो 1637 में आयरिश सी में डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं को डेडिकेट करते हुए उन्होंने लेसिडास लिखी थी। ये लिखी थी 1637 में और पब्लिश हुई थी 1638 में। इसमें एडवर्ड किंग को एज अ लेसिडस पोर्ट्रे किया गया है, मतलब। नेक्स्ट है आर्केड्स। आर्केड्स भी जो है 1637 में आई थी। ये एक मास्क है, ये भी कॉमस के जैसा मास्क है। जो एक सेलिब्रेशन होता है उसी को एक तरह से मास्क कहते हैं। क्या था? इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर। एक एलिस स्पेंसर थी जो कि काउंटेस थी डर्बी की, और जो विडो थी फर्डिनेंड स्टैनले, जो कि 5th अर्ल थे डर्बी के। उनका 75th बर्थडे जब सेलिब्रेट किया गया था, ये आर्केड्स, ये मास्क किया गया। मास्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग, पोएट्री, डांसिंग, ड्रामा एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। नेक्स्ट है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये आई थी 1652 में। 1652 में ही 44 की एज में जॉन मिल्टन की आईसाइट पूरी तरह चली गई थी, यानी वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। सोनेट लिखी थी 40 लाइन्स की, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। एडिटर थे जॉन न्यूटन नाम के। उन्होंने बाद में एक और टाइटल इसे दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जब टेक्स्ट पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं तो हम लोग इसी नाम से, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से ही पढ़ते हैं। तो जब ये पोएम स्टार्ट करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन ही यही है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये एक सोनेट, ये एक इटालियन सोनेट है, ठीक है।
इटालियन सोनेट को ही पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। सोनेट्स दो तरह की होती है, एक इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तो ये एक इटालियन सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA CDE CDE। इसकी लास्ट लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस और बहुत सब, ये एक एपिक पोएम है, मतलब ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसके 2 एडिशन आए थे। 1667 में फर्स्ट एडिशन आया था जिसमें 10 बुक्स थी, और 1674 में 12 बुक्स आई थी। 1674 में सेकेंड एडिशन आया था जिसमें 12 बुक्स थी। 1671 में आई थी पैराडाइज रिगेन, इसमें 4 बुक्स थी, ये भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ये कह लिए पैराडाइज लॉस्ट का एक सीक्वल थी। पहले पैराडाइज लॉस्ट होता है, फिर उसे कैसे गेन किया जाता है। नेक्स्ट वर्क उनका था सैमसन एगोनिस्ट, जो 1671 में आया था। ये पैराडाइज रिगेन के साथ पब्लिश हुआ था। ये एक क्लोजेट ड्रामा था। क्लोजेट ड्रामा होता है जो रीडिंग पर्पस के लिए हो, ना कि परफॉर्मेंस के लिए। मीन्स जो पढ़ा ज़्यादा जाए बट ऑन स्टेज परफॉर्म कम किया जाए। ये एक ग्रीक ट्रेजेडी पे बेस्ड था, और इसमें सैमसन जो था मेन कैरेक्टर, वो ब्लाइंड था, जिससे कहा जा सकता है एक बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल टच था। मीन्स मिल्टन उसे खुद से कंपेयर करते थे क्योंकि ही वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। और ये लास्ट पोइटिक वर्क था जॉन मिल्टन का। अब तक हमने जो देखे वो पोइटिक वर्क्स थे मिल्टन के। नेक्स्ट है उनके कुछ प्रोज वर्क्स भी हैं। वो क्या क्या है देख, 1643 में एक आया था द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ये एक्चुअली 2 ट्रैक थे डिवोर्स पे बेस्ड। एक था द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, और सेकंड था जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर। जॉन मिल्टन जो थे, पता होगा आपको, इनकी 3 शादियां हुई थी, और इनकी तीनों शादियां सक्सेसफुल नहीं थी। एक अनहैप्पी इन हिज मैरिज, तो उन्होंने इंग्लैंड के डिवोर्स लॉ को कंडेम करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये ट्रैक्ट लिखे थे, क्योंकि जो डिवोर्स का प्रोसेस था वो एक ठीक प्रोसेस नहीं था। वो डिवोर्स लेना चाहते थे बट उसका एक प्रोसेस सही नहीं था, इसलिए वो ही वांटेड परमिशन टू डिवोर्स। वो ये अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहते थे, चूँकि एक लीगल प्रोसेस नहीं था सही, तो उन्हें ये डिवोर्स मिल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट है 1644 में इनकी एक फेमस वर्क था बहुत, एरोपेजेटिका जो थी। एरोपेजेटिका आपको पता ही होगा, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के फेवर में इन्होंने लिखा था। मैं ये 1643 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग, ये इसके खिलाफ थे। जब इन्होंने जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर लिखा था, तो जो स्टेशनर्स कंपनी के जो थे, या जो प्रिंटिंग करने वाले जो कंपनीज थी, उन्होंने इनके इस वर्क को सेंसर करने की कोशिश की थी, मतलब इसे छपने नहीं देना चाह रहे थे। तो इसी बात से नाराज़ होते हुए इन्होंने एरोपेजेटिका अपना वर्क, प्रोज वर्क लिखा, क्योंकि मिल्टन चाहते थे कि स्पीच की उन्हें फुल लिबर्टी मिले। एरोपेजेटिका है, इसका फुल टाइटल है आ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये जो थे, ही अपोज दैट देयर शुड बी नो नीड एनी लाइसेंस फॉर पब्लिशिंग एनी बुक और ट्रैक्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ को, बुक को या ट्रैक को पब्लिश कराने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती थी पहले, मीन्स एक परमिशन लेनी पड़ती थी। वो चाहते थे कि एक फ्रीडम हो हमें कोई भी बात कहने की, लिखने की, पब्लिश कराने की। तो इसीलिए था ये एरोपेजेटिका था, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके फेवर में थे जॉन मिल्टन। इस नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये 1649 में आया था। इन विच ही डिफेंड द राइट्स ऑफ पीपल टू एक्सिक्यूट अ गिल्टी सॉवरेन वेदर टायरेनिकल और नॉट। इसमें इन्होंने लिखा, ये जो एक नॉर्मल, एक आम आदमी के एक जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उसका फेवर करते थे। जो भी रूलर है उसको एग्जीक्यूट ही क्यों ना करना पड़े। जैसे 1640 में किंग चार्ल्स वन को पब्लिकली बिहेडेड किया गया था क्योंकि वो एक अच्छे रूलर नहीं थे। ये फुल वीडियो थी, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।